हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया, एकदम मस्त हो यार। तो आपने मेरे साथ बेटा लास्ट क्लास में सेक्शन 10 को कंप्लीट करा था। एक बार बस 5 मिनट में जल्दी से पूरी एक फास्ट ट्रैक रिवीजन मारते हैं और उसके बाद आज के अपने नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बेटा, जल्दी से हम देखते हैं। बेटा सबसे पहले हमने स्टार्ट करा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। 1872 इसकी इफेक्टिव डेट है, जिस दिन से ये एनफोर्सेबल होना स्टार्ट हुआ था। क्या है इफेक्टिव डेट? क्या है इफेक्टिव डेट? ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था एक्ट का मतलब क्या होता है बेटा। एक्ट जो है बेसिकली सबसे पहले ड्राफ्ट फॉर्म होता है। ड्राफ्ट को आप बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में पास कराते हो, उसकी मल्टीपल बार रीडिंग होती है। फिर जब वो प्रेसिडेंट से कंसेंट में पास होता है, उसके बाद जो ड्राफ्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक्ट में। लॉ में डिफरेंट एक्ट है जो अलग अलग चीजों को डील करते हैं। एक्ट के अंदर प्रोविजन है, प्रोविजन का फॉर्मेट होता है सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज। फिर हम आए थे सेक्शन 2 पे। सेक्शन 2 ने क्या बताया था बेटा? सेक्शन 2 बता रहा था आपको वो सारी चीजें जो किसी भी एक्ट में डेफिनेशन यूज होती है वो सेक्शन 2 में आती है। सेक्शन 2 में हमने सबसे पहले मतलब देखा था कॉन्ट्रैक्ट का। बेटा किसका? कॉन्ट्रैक्ट का। कॉन्ट्रैक्ट का जब मैं आपसे मतलब पूछता हूं, कॉन्ट्रैक्ट में बस 2 बातें बोली। एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, मतलब एग्रीमेंट होना चाहिए और वो एग्रीमेंट लॉ में एनफोर्सेबल होना चाहिए, तो वो क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट। फिर सेक्शन 2 क्लॉज ई ने बताया एग्रीमेंट का मतलब। एग्रीमेंट का मतलब जनरल सेंस में ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, तीनों मिलके एग्रीमेंट बनेंगे। एग्रीमेंट लॉ में एनफोर्सेबल है तो क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट। तो सेक्शन 2 क्लॉज ई ने बोला एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। कोई दिक्कत नहीं सर। बेटा उसके बाद मैंने आपको बताया था जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। उनमें से सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा कॉन्ट्रैक्ट होता है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोला? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं आपसे तो बेटा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो सेक्शन 10 में सारे के सारे असेंशियल एलिमेंट्स को क्या करता है? फुलफिल। मतलब सेक्शन 10 में कुछ असेंशियल एलिमेंट बताए गए हैं। अगर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट को एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करना है तो आपको सेक्शन 10 के सारी बातों को फुलफिल करना इज मैंडेटरी। आपने बोला सर कौन सी बातें हैं? तो मैंने आपको 11 पॉइंट दिए थे अपने लास्ट के प्रीवियस लेक्चर्स में। नंबर 1 लॉफुल ऑफर एंड लॉफुल एक्सेप्टेंस। नंबर 2 इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, मतलब सोशल एग्रीमेंट जो है वहां पे कोई ऐसा इंटेंशन नहीं होता, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होते। नंबर 3 लॉफुल कंसिडरेशन, दोनों पार्टी को समथिंग इन रिटर्न मिलना चाहिए और वो जो है लॉफुल होना चाहिए। नंबर 4 मैंने आपको बताया था बेटा फ्री कंसेंट, मतलब दोनों पार्टीज की जो कंसेंट है वो फ्री होनी चाहिए, विदाउट एनी प्रेशर होनी चाहिए। और 5 केसेस में कंसेंट को फ्री नहीं माना, कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। और इन 5 केसेस में जो आपका कॉन्ट्रैक्ट बनता है बेटा वो बनता है वैलिड तो बनेगा नहीं क्योंकि कंसेंट फ्री नहीं है, वो बनता है वॉइडेबल। कैसा बनता है बेटा? वॉइडेबल। ठीक है। उसके बाद हम आए थे बेटा फ्री कंसेंट के बाद कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज, मतलब अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना है तो जो पार्टीज उस कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व है वो केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग होनी चाहिए। और 3% को लॉ ने एक्सप्रेसली इनकेपेबल माना, मतलब ये तो आ ही नहीं सकते, ये आएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनेगा। क्या बनेगा देखेंगे। पहला पॉइंट माइनॉरिटी वाला, माइनर पर्सन। दूसरा पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। और तीसरा पर्सन विच इज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। 5 पॉइंट। उसके बाद सिंपल स्टार्ट थे। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, आपका म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए, आपका जो वो है वो किसी अदर लॉ में एक्सप्रेसली वॉइड नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो परफॉर्मेंस है वो पॉसिबल टू परफॉर्म होनी चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशन सर्टेन होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, नॉट वेग, कुछ भी हिडन नहीं होना चाहिए। और लास्ट लीगल फॉर्मेलिटीज मैंने बताया। जनरली कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस फॉर्म, इम्प्लाइड फॉर्म कैसे भी बन सकता है। एक्सप्रेस में वर्ड के थ्रू आइदर ओरल और रिटन कैसे भी बन सकता है, कुछ भी बना लो। लेकिन अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली बताया है कि भैया ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये रिटर्न रजिस्टर्ड स्टैम्प्ड बनेगा, सबसे बेस्ट एग्जांपल सेल ऑफ प्रॉपर्टी के केस में, तो उस केस में आपको उसी फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। मतलब आप प्रॉपर्टी जो है वो उसका कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो सेल का और आपने ओरल बना दिया, तो जनरली तो कॉन्ट्रैक्ट ओरल बन सकता है, बट लीगल फॉर्मेलिटी अगर एक्सप्रेसली बताई गई है कि ऐसा बनेगा तो उस केस में अगर आप वैसा नहीं बनाओगे तो वो वैलिड ट्रीट नहीं होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बेटा कोई भी दिक्कत, यहां तक कोई भी दिक्कत, ये सारी बातें, ये सारी चर्चाएं हमने लास्ट क्लास तक सब बेटा डन कर ली है। अब यहां से हम एक आगे जर्नी को स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक के साथ, बिल्कुल फ्रेश टॉपिक।
और आप मेरे साथ लाइन के बिल्कुल सेंटर में, आपके फ्रेश पेज आएगा, फ्रेश पेज के बिल्कुल सेंटर में लाइन के हेडिंग डालेंगे बेटा, हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल सेंटर में, लाइन के बिल्कुल सेंटर में आप मेरे साथ हेडिंग डालेंगे बेटा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट चैप्टर का आपका नेक्स्ट हेडिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो पूरा फर्स्ट चैप्टर है, अभी आगे जब हम ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन सब पढ़ेंगे, ये जो बेटा चैप्टर है ये आपके टर्म्स के बेसिक को पूरा डेवलप करेगा। समझो आप मेरी बात। अब यहां पे मैं डिफरेंट टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट बता रहा हूं। अभी आपने 3 समझे, एक मैंने आपको वैलिड बताया है, एक मैंने वॉइडेबल सुना है, आपने एक वॉइड सुना है, ऑल्दो आपको उसका क्लियर मतलब नहीं पता, ढंग से नहीं पता, बट स्टिल आपने सुना है। ऐसे बहुत सारे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जो आगे जाके सुनने वाले हो। अब जब वो आगे आप सुनोगे ना, और मैंने बोला भैया कि जो कॉन्ट्रैक्ट है अगर उसका ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं है तो वो वॉइड बनेगा, अब मैं बार बार वहां पे ये नहीं बता सकता वॉइड क्या होता है, तो मैं अभी आपको सारे के सारे टाइप्स जो आप आगे पढ़ सकते हो या पढ़ोगे उन सबके क्लैरिफिकेशन देता हूं। भैया कॉन्ट्रैक्ट इतने पार्ट में डिवाइडेड है, ये टाइप होते हैं और ये सारे, इनका मतलब ये होता है। अब यहां पे आप क्लियरिफिकेशन लेके चलोगे तो आगे जब भी वॉइड आएगा, वॉइडेबल आएगा या कोई भी अदर एग्रीमेंट या इलीगल एग्रीमेंट कुछ भी आया तो वहां पे आपकी अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट लेवल होगी, तो आप आराम से बिना समझे कोई दिक्कत के समझ जाओगे भैया सर ने वहां पे पढ़ाया था टाइम्स में और ये वॉल आया हुआ है। ठीक है, समझते हैं बेटा। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स की बात करूं, बेटा ध्यान से समझना, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स की बात करूं तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट के जो टाइप्स है उन्हें 3 बेसिस में डिवाइड करा है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स है उन्हें 3 बेसिस में डिवाइड करा है, 3 बेसिस में। आप समझेंगे मेरे साथ आराम से साथ के साथ नोट भी करेंगे और साथ के साथ समझेंगे। मैंने आपको पहले बताया था बेटा पेन और रजिस्टर आपके पास होना चाहिए। एक चीज जो यहां पे हो रही है उसकी आपको प्रॉपर नोटिंग करके चलनी है। 3 पार्ट में मैंने कर दिया डिवाइड। ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहला अगर मैं बात करूं, सबसे पहला वो आता है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और एनफोर्सिबिलिटी। सबसे पहला जो टाइप है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का वो है ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और एनफोर्सिबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और एनफोर्सिबिलिटी सबसे पहला टाइप, फर्स्ट टाइप, समझेंगे ध्यान से। अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं, सेकंड पार्ट की टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को सेकंड पार्ट में डिवाइड करा बेटा ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। ऑन द बेसिस ऑफ formation, on the basis of formation. And number 3 last आपका है on the basis of performance और on the basis of performance बोले या on the basis of obligation, on the basis of performance या on the basis of ऑब्लिगेशन, ये आपका थर्ड टाइप है बेटा। तो मेजर तौर पे अगर मैं बात करूं सर कॉन्ट्रैक्ट को कितनी कैटेगरी में डिवाइड करा है, कितनी कैटेगरी में डिवाइड करा है, तो बेसिकली बेटा कॉन्ट्रैक्ट 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कॉन्ट्रैक्ट या तो ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और एनफोर्सिबिलिटी होगा, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन हो सकता है, या ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस और ऑब्लिगेशन। क्या सिर्फ सर यही है? अरे बेटा फाउंडेशन में यही है, फाउंडेशन में यही है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट के मतलब आप आगे जाओगे 124 से सेक्शन जो चलते हैं उसके बाद वो सारे इंटर में आप फर्स्ट ग्रुप 1 में पढ़ोगे, अदर लॉ में जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ोगे वहां पे भी डिफरेंट टाइप है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, गारंटी, बिलमेंट, प्लेज, एजेंसी, 5 कॉन्ट्रैक्ट आपको पढ़ने अलग टाइप के, लेकिन वो अलग है, वो अभी हमारा सब्जेक्ट मैटर नहीं है। फाउंडेशन के पर्पज से देखे तो कॉन्ट्रैक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करा है, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और एनफोर्सिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन और लास्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस और ऑब्लिगेशन। 3 कैटेगरी में मैं डिवाइड कर रहा हूं।
और अब इनके अंदर जो सब डिविजन है बड़े ध्यान से देखेंगे। अगर मैं बात करूंगा बेटा ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी की, अगर मैं आपसे बात करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी की, बड़े ध्यान से देखना, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड करा है 6 कैटेगरीज में। बड़े ध्यान से समझना, 6 तरह के मैक्स टू मैक्स बता रहा हूं, मैक्स टू मैक्स जो आपको बुक में ज्यादा से ज्यादा ये दिख जाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे आपकी बुक से ज्यादा ही होगा। नंबर ए इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अरे सुना है क्या सर? कैसी बात करो बेटा, जो बोलेगा ना नहीं सुना, घर में घुस के मारूंगा, सही बता रहा हूं। अरे बेटा अभी लेक्चर बना दी पूरा, असेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट को मस्त चौकस कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, मतलब वैलिड बनाना है, बढ़िया बनाना है, तो भैया क्या चाहिए सर? सारे एसेंशियल को फुलफिल करना है। तो बस वही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो आपने पढ़ा हुआ है कैसे बनता है उसकी बात करें। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है आपको पता है। अच्छा, सेकंड बी इज आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। मैं पहले ही बता दूं, इस टॉपिक में ना बच्चों को इतनी कंफ्यूजन है ना, मतलब बच्चे पूरे बिजनेस लॉ पढ़ लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लेंगे, लेकिन बच्चों को कभी ये क्लियरिटी नहीं लेगी कि वॉइड एग्रीमेंट क्या है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है। बड़े छोटे छोटे वर्ड है, उनमें चेंजेस करके वो आपसे मजे लेगा बेटा। तो क्लियरिटी कॉन्सेप्ट में बिल्ड करो, पेपर अपने आप निकलेगा। दोबारा रिपीट कराओ, क्लियरिटी कॉन्सेप्ट में क्लियर करो, पेपर अपने आप निकलेगा, ठीक है ना? तो बड़े ध्यान से, पहला वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं थर्ड की बात करूं आपसे, थर्ड रहता बेटा आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और ये तीनों ना आपने सुने हुए अभी तक, तो वैलिड सुना, वॉइड भी थोड़ा बहुत सुना था पहले, वॉइडेबल आपने देखा था फ्री कंसेंट में, हमने देखा था सिर्फ फ्री कंसेंट में कैसे जहां पे वॉइडेबल बनता है। अभी हमें डेप्थ में स्टडी करना है क्या बोले लॉ ने इसके बारे में। अगला देखो, यहां से थोड़े नए बेटा, अगला है वॉइड एग्रीमेंट। नाउ अगर आप सेकेंड वाला देखो बेटा, बी वाला है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, और अगर आप डी वाला देखो वो है वॉइड एग्रीमेंट। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, अभी रुक जाओ, ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं। उसके अलावा पॉइंट नंबर ई, वॉइड एग्रीमेंट के बाद पॉइंट नंबर ई, सर क्या? इलीगल एग्रीमेंट्स। उसके बाद क्या है? इलीगल एग्रीमेंट्स। और लास्ट पॉइंट नंबर एफ, अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। आपके दिमाग में 100 क्वेश्चन, अभी कोई आंसर नहीं है, बस इतना याद रखिए, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करा, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और एनफोर्सेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस और ऑब्लिगेशन। उसमें सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और एनफोर्सेबिलिटी की बात करूंगा। कॉन्ट्रैक्ट को 6 पार्ट में डिवाइड करा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद वॉइड एग्रीमेंट, इलीगल एग्रीमेंट और अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? अभी आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आने बेटा, प्लीज आप उनको कोई भी दिमाग में इफ बट मत लाओ, बस आप मेरे साथ लिखते रहो, चलते रहो, एक एक का मतलब इस क्लास के एंड होने से पहले आपको बिल्कुल क्लियर होगा, एकदम क्लियर, इस बात का मेरा वादा है, ठीक है? ऑन दी बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ये आपको मैंने थोड़ा सा बताया था। सबसे पहला बेटा, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहला एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। नंबर बी जो है, नंबर बी वो होता है बेटा इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स। अब ये जो इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, इसके अंदर बेटा 2 पार्ट होते हैं, मतलब इंप्लाइड भी 2 तरह का होता है, बस अभी लिखेंगे। एक होता है बेटा टसीट कॉन्ट्रैक्ट। सर ये क्या है बेटा? लैटिन है, टसीट, TACIT, टसीट कॉन्ट्रैक्ट। और बेटा इंप्लाइड का ही अनदर फॉर्म है विच इज दी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। टसीट कॉन्ट्रैक्ट है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? अब यहां पे बड़े ध्यान से समझना, ये बेटा जो इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का फर्दर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसे बना लो स्टार। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर फाउंडेशन पॉइंट ऑफ व्यू।
आपके बिजनेस लॉ के एग्जाम में पहले तो आप अपनी मॉड्यूल की लास्ट चैप्टर चेक करोगे ना कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट चैप्टर, उसका नाम है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अब इंपॉर्टेंस समझो इसकी, इस टॉपिक के ऊपर पूरा एक चैप्टर है डेडिकेटली, और बहुत बार क्वेश्चन आए हैं कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, उससे केस स्टडी आई है। तो ये जो टॉपिक है अभी तो बस मैं एक डेफिनेशन लेके छोड़ दूंगा, लेकिन इस टॉपिक को पूरा हमें चर्चा करना है, आगे जाके पूरी चर्चा करनी है पूरे डेप्थ में। और क्वेश्चन आते हैं 6-8 नंबर के क्वासी से, आए भी है रिसेंटली जो आपके अटेम्प्ट गए, ठीक है ना। तो इस पर चर्चा करेंगे। ऑन दी बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड में दो है टसीट या क्वासी, ये दोनों इम्प्लाइड का फॉर्म है। और आजकल आपको मॉड्यूल में एक और दिख जाएगा, थोड़ा सा फॉर्म में चल रहा है आजकल, ये है ई कॉन्ट्रैक्ट्स। नाउ व्हाट आर ई कॉन्ट्रैक्ट्स, वील सी दैट थोड़ा टाइम बाद। इसमें इतना ही। और अगर मैं लास्ट पॉइंट पे आ जाऊं, लास्ट पॉइंट इज दी क्या है बेटा आपका, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस और ऑब्लिगेशन। सिर्फ 2 पार्ट, सिर्फ कितने, 2 पार्ट सर। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस और ऑब्लिगेशन एक होते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहले वाले होते हैं बेटा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, और नंबर बी जो है वो होते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो 2 पार्ट है ऑन दी बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस और ऑब्लिगेशन, या तो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट या फिर एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट या फिर एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। और ये जो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट ये फर्दर 2 पार्ट में होता है। एग्जीक्यूटरी में या तो यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होगा या फिर एग्जीक्यूटरी में बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है जी। तो ये है आपका पूरा का पूरा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आपकी मेजर हेडिंग फर्स्ट चैप्टर की। और ये सब जैसे हम पढ़ लेंगे तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन वाला बेसिक, वो हमारा एंड हो जाएगा, जिसमें हमने कुछ मतलब समझा, लॉ क्या है क्या नहीं है, एक्ट कैसे बनता है, इसमें क्या क्या चीजें हैं क्या नहीं है, सेक्शन वगैरह, कुछ डेफिनेशंस को देखा हमने। 2 मेजर टॉपिक करे, एक सेक्शन 10 एसेंशियल एलिमेंट और टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये पूरा जब हम पढ़ लेंगे, एक एक में डेप्थ में कराऊंगा, पहले इस बेसिस में सारे, फिर इस बेसिस में सारे, फिर इसमें सारे, एक एक करके डेप्थ में करेंगे। बट जब ये सारा कंप्लीट हो जाएगा और एक पूरा डन हो जाएगा, उसके बाद हम ऑफर पे जाएंगे, फिर एक्सेप्टेंस पे, फिर कंसिडरेशन पे, फिर फ्री कंसेंट, कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज, वॉइड एग्रीमेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, जितने भी एसेंशियल है ऑलमोस्ट सारे आपके चैप्टर है। लास्ट चैप्टर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, सबको डील करेंगे एक एक करके। टेंशन वाली कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई यहाँ तुम्हारे साथ है, बिल्कुल दिक्कत नहीं लेनी, बिजनेस लॉ में तो स्पेशली बेटा। अब जरा देखते हैं, ये आपके सामने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पूरा फॉर्मेट रेडी है। एक बार जरा रिवाइज करते हैं, सर कॉन्ट्रैक्ट को कितने टाइप्स में डिवाइड करा, कितने टाइप्स में, 3 टाइप, कितने टाइप, 3 टाइप। सबसे पहला ऑन दी बेसिस ऑफ वैलिडिटी और एनफोर्सेबिलिटी, नंबर 2 ऑन दी बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, और नंबर 3 ऑन दी बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस और ऑब्लिगेशन। अगर मैं ऑन दी बेसिस ऑफ वैलिडिटी और एनफोर्सेबिलिटी की बात करूं, कॉन्ट्रैक्ट है 6 पार्ट में, या तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, या वॉइड होगा, या वॉइडेबल होगा। इसके अलावा या तो वॉइड एग्रीमेंट होगा, इसके अलावा तो इलीगल एग्रीमेंट होगा, या फिर अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। ऑन दी अदर हैंड जब मैं ऑन दी बेसिस ऑफ फॉर्मेशन की बात करता हूं, 3 टाइप, या तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट या फिर इम्प्लाइड। इम्प्लाइड में भी क्या, या तो टसीट या फिर क्वासी। इम्प्लाइड में भी क्या, या तो टसीट या फिर क्वासी, टसीट या फिर क्वासी। क्वासी इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार बना लेना बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद लास्ट जो है आपका ई कॉन्ट्रैक्ट, बड़ा सिंपल सा। अगर ऑन दी बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस और ऑब्लिगेशन लास्ट की बात करूं, 2 टाइप के होंगे, या तो एग्जीक्यूटेड या एग्जीक्यूटरी, एग्जीक्यूटेड या एग्जीक्यूटरी। अच्छा क्या होता है देखेंगे, बट एग्जीक्यूटरी में भी 2 पार्ट है। एग्जीक्यूटरी में या तो यूनिलेटरल होगा या बाइलेटरल। तो बेसिकली यहाँ पे इस तरीके से हमने पूरे के पूरे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का डिवीजन करा। आई होप एक एक चीज आपको मस्त एकदम क्लियर हो बेटा। अब आप इसको जल्दी से सुंदर ऐसे नोट करो। फिर हम सबसे पहले ऑन दी बेसिस ऑफ वैलिडिटी पे चर्चा करेंगे, वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, सारी बातें जो है डन करेंगे। कोई दिक्कत तो जल्दी से बताएंगे, वरना नोट करो, फिर हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से बेटा। हाँ जी बेटा, तो अभी तक हमने सारे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक ओवरव्यू आपको दे दिया था। अब हम जो है पर्टिकुलरली एक एक टाइप को आगे बढ़ाएंगे, बड़े आराम से, बड़े शांति से आप देखेंगे, साथ के साथ नोटिंग बनाएंगे। जो एग्जाम्पल मैं आपको जिस कॉन्ट्रैक्ट में दूंगा, आप उसको जस्ट उसके नीचे लिखेंगे।
ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं चर्चा स्टार्ट करूं बेटा, पहला टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और एनफोर्सिबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और एनफोर्सिबिलिटी पहला टाइप। इस टाइप के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी लॉ मेकर कॉन्ट्रैक्ट को 6 कैटेगरी में डिवाइड करा है। हमने अभी देखा सर, वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये तो 3 हो गए। फिर था वॉइड एग्रीमेंट, इनलीगल एग्रीमेंट और अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब एक एक करके 1 बाय 1 हम साथ लेके चलते हैं। कुछ बड़े सिंपल से आपने थोड़े बहुत सुने हैं, कुछ जो नए हैं उनको डील करेंगे। पहले बेटा चर्चा करते हैं नंबर वन विच इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 1 विच इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या? अच्छा कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड, लॉ की नजर में बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट, एकदम करेक्ट कॉन्ट्रैक्ट। सर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये आप मेरे से ज्यादा बेहतर समझते हैं। सर क्या मतलब? बेटा मैंने आपको इससे पहले, टाइप से पहले एक टॉपिक पढ़ा था, सेक्शन 10 विच स्टेट्स असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो उसमें सेक्शन 10 के सारे एसेंशियल आपको फुलफिल करना इज कंपलसरी। और एक भी एसेंशियल फुलफिल नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है क्या? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। अच्छा सर कौन कौन से एसेंशियल थे? लॉफुल ऑफर, लॉफुल एक्सेप्टेंस, लॉफुल कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट, है ना, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज होना चाहिए, उसके अलावा आपका जो है पॉसिबल टू परफॉर्म होना चाहिए, म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए, सर्टेन होनी चाहिए टर्म एंड कंडीशन, सारे बहुत सारे पॉइंट देख रहे हैं। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट, बड़े ध्यान से समझो बेटा, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 10 के सारे एसेंशियल एलिमेंट को फुलफिल कर दे, क्या बोला? अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 10 के सारे एसेंशियल एलिमेंट को फुलफिल कर दे तो बेटा वो जो कॉन्ट्रैक्ट है आप उसे बोलेंगे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलेंगे? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बस सिंपल सी बात। मतलब एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 10 के सारे एसेंशियल्स को फुलफिल कर देगा तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है? वैलिड। रीड करो बेटा, कॉन्ट्रैक्ट मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी एक तरह का क्या है? कॉन्ट्रैक्ट मतलब एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है विच फुलफिल्स ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स, ऑल द एसेंशियल कंडीशंस लेट डाउन इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज नोन एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लेट डाउन है, ये कहां पे लेट डाउन है? मैंने आपको क्लियर बताया था बेटा, सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 10। अरे भाई सेक्शन 10 था ना, सेक्शन 10 क्या बताता था? सेक्शन 10 बताता था आपको एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। भाई कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना है तो एसेंशियल एलिमेंट सेक्शन 10 ने बताया ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जितनी भी एसेंशियल कंडीशन लेट डाउन है उसे कोई कॉन्ट्रैक्ट क्या कर दे बेटा? फुलफिल कर दे तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बनेगा? वैलिड। मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसका ऑफर एक्सेप्टेंस लॉफुल है, जिसमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है, जिसकी कंसिडरेशन लॉफुल है, ऑब्जेक्ट लॉफुल है, कंसेंट फ्री है, सारी पार्टीज केपेबल है, म्यूचुअल कंसेंट है, टर्म्स एंड कंडीशन सर्टेन है, परफॉर्मेंस पॉसिबल टू परफॉर्म है, लीगल फॉर्मेलिटीज को सारा फुलफिल करा है। अरे जितनी कंडीशन सेक्शन 10 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में लिखी है, अगर कॉन्ट्रैक्ट सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट को, सारी के सारे एसेंशियल कंडीशन को फुलफिल करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत अच्छा प्यारा सुंदर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, जिसको अपन ने नाम दिया क्या बेटा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। पहला टाइप बहुत ही सिंपल, कोई दिक्कत? एकदम क्लियर है। तो दिस इज व्हाट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच फुलफिल्स ऑल द एसेंशियल एलिमेंट व्हिच लेट डाउन इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उसे क्या बोलेंगे अपन? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलेंगे बेटा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 1 इज डन, यस। नंबर 2 पे आओ। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी नंबर 2 इज व्हाट? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल। वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल। वैलिड जो सारे एसेंशियल एलिमेंट को फुलफिल करते हैं। वॉइड क्या होता है? इसे समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लिखेंगे, ठीक है? तो मतलब आप जब ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे ना, डेफिनेशन लिख लेना भी समझेंगे, उसके जस्ट नीचे जो मैं एग्जांपल यहां पे फ्री एरिया में ड्रॉ कर रहा हूं वो एग्जांपल आपको वॉइड के नीचे ड्रॉ करना है, ठीक है? समझते बेटा? एक दिन की बात है, एग्जांपल दे रहा हूं, केस बता रहा हूं, केस लो, एग्जांपल देखो बेटा। एक दिन की बात है, यहां पर हमारा रामू भाई
रामू द बदमाश, बदमाश है भाई अपने एरिया का। रामू भाई जो है बेटा वो रहते हैं दिल्ली में। रामू भाई कहां रहते हैं बेटा? दिल्ली में। और रामू भाई जो है वो फर्नीचर मैन्युफैक्चरर है, मतलब कारपेंटर, फर्नीचर मैन्युफैक्चर करने की दुकान है भाई की। भाई जो है मस्त एकदम सोफा बेड सब कुछ जो आपको चाहिए मस्त करके बना के देते हैं। कौन? रामू भाई। कहां रहते हैं? दिल्ली में। अब ये जो फर्नीचर बनाते हैं ना बेटा, फर्नीचर के लिए सबसे पहला असेंशियल एलिमेंट क्या है सर? टिम्बर। टिम्बर समझते हो ना, लकड़ी, वुड लकड़ी। अब रामू भाई जो है फर्नीचर बनाने के लिए उन्हें टिम्बर की रिक्वायरमेंट है, और वो जो है एक अदर पर्सन, मान लीजिए मोहन जो कि टिम्बर सप्लायर है। टिम्बर की क्या करता है बेटा? सप्लाई करता है, टिम्बर सप्लायर ये है। और फॉर एग्जांपल एमपी में है, मध्य प्रदेश। रामू भाई दिल्ली में फर्नीचर को मैन्युफैक्चर करते हैं, और एक एमपी के, मध्य प्रदेश के मोहन भाई है जो फर्नीचर बनाने के लिए जो टिम्बर रिक्वायर्ड है उसको सप्लाई करते हैं। मतलब मोहन भाई जो है मस्त करके जंगल में पेड़ काटते हैं, वुड्स को कन्वर्ट करते हैं अच्छे से टिम्बर में, और टिम्बर को फिर सप्लाई करते हैं सारे फर्नीचर वालों को। तो यहां पे रामू भाई और मोहन भाई के बीच में, रामू भाई और मोहन भाई के बीच में बेटा एक हो जाता है करके कॉन्ट्रैक्ट। क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। जिस कॉन्ट्रैक्ट में रामू ने ऑफर दिया कि भैया मुझे जो है मेरी फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग की शॉप है, टिम्बर की रिक्वायरमेंट होती है सालाना 1000 किलो फॉर एग्जांपल, और आप जो है मुझे साल में 1000 किलो, हर महीने 100 किलो करके 10 महीने तक 1000 किलो सप्लाई करोगे, फॉर एग्जांपल ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है। और यहां से मोहन ने दी एक्सेप्टेंस, और दोनों के लिए क्या इन्वॉल्व है बेटा? कंसिडरेशन। भाई को टिम्बर मिलेगा, भाई को पैसे मिलेंगे। आपको बात समझ आ रही है? इसका मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें मोहन जो है वो पर्टिकुलरली बेटा इसको कंसिडरेशन में क्या देगा? टिम्बर 1000 kg, और इसके बदले इन रिटर्न रामू ने बोला मैं आपको टिम्बर के बदले पे करूंगा 75,000 रुपीज। आप देख रहे हो ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, दोनों के लिए कंसिडरेशन इन्वॉल्व है क्या? अरे सर कॉन्ट्रैक्ट है क्या? अच्छा पहले एग्रीमेंट तो बन गया, और बेटा टिम्बर का ये जो सेल परचेजेस की लॉ में इन्फोर्सिबिलिटी भी है, तो यहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। सर कॉन्ट्रैक्ट तो बन रहा है, सर कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड भी है, ऑफर लॉफुल है, हम अज्यूम कर रहे हैं ऑफर लॉफुल है। सर ऑफर जो है उसमें दोनों पार्टीज कंपिटेंट है, कंसेंट फ्री है, सारी परफॉर्मेंस वगैरह सब पॉसिबल है, सब बिल्कुल पॉसिबल टू परफॉर्म है, बिल्कुल कोई टेंशन ही नहीं है। तो सर ये वॉइड कैसे बन गया? अरे सर ये तो अल्टीमेटली एक कैसा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अरे है ना बेटा, कैसा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सर क्यों? अरे बेटा सेक्शन 10 के सारे एसेंशियल फुलफिल करते तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? वैलिड। और यहाँ पे ऑलमोस्ट कोई प्रॉब्लम अपने को दिख ही नहीं रही, सब कुछ क्लियर है। टिम्बर सप्लाई करनी है फर्नीचर वाली, 75,000 रुपए कंसिडरेशन डिसाइड कर दिया, दोनों के दोनों मेजर है, साउंड माइंड के है, कंसेंट दोनों की फ्री है, कोई टेंशन नहीं है, पॉसिबल टू परफॉर्म सर्टेन, सब क्लियर। तो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। यस सर। अब एक प्रॉब्लम आया, बड़े ध्यान से समझना प्रॉब्लम क्या है बेटा। प्रॉब्लम ये आया कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होना, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, गारंटी बता रहा हूं ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है बेटा 1 जून 2021 को, और इस कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म होते ही यहां से 25 जून 2021 को एमपी की जो गवर्नमेंट है उन्होंने चेंज ऑफ लॉ कर दिया। एमपी की जो गवर्नमेंट है उसने क्या कर दिया सर चेंज ऑफ लॉ। क्या कर दिया? चेंज ऑफ लॉ। और छोटा सा चेंज करा, बिल्कुल छोटा सा कर भैया, आज से 25 तारीख से मध्य प्रदेश एमपी में गवर्नमेंट ने बोला पेड़ जो काटते हैं टिम्बर के लिए पेड़ काटते हैं, वो जो पेड़ काटना है उसे हम बैन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? बैन। मतलब 25 तारीख और उसके बाद से कोई भी व्यक्ति एमपी नहीं, गवर्नमेंट ने बोला एमपी में पेड़ नहीं काट सकता किसी भी पर्पस के लिए, मना कर दिया, क्लियर कट, हाइपोथेटिकली बता रहा हूं, मना कर दिया। अब मुझे एक बात बताइए,
अब मुझे एक बात बताइए, बड़ी क्लियर सी बात, पहले ये जो एग्रीमेंट था, पहले 1 जून तक, 1 जून से 24 जून तक ये जो एग्रीमेंट था ये लॉ में इन्फोर्सेबल था, बिल्कुल करेक्ट था। तो यानी कि 1 जून से 25 जून तक, 1 से लेकर 24 तक ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। पर जैसे 25 जून को चेंज ऑफ लॉ से ये नोटिफिकेशन आई, क्या अब ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ में इन्फोर्सेबल रहेगा? बड़े ध्यान से समझो बेटा, क्या अब ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ में इन्फोर्सेबल रहेगा? क्या यहां पे दोनों पार्टीज में से डिफॉल्ट है? क्या कोई गड़बड़ करी है किसी ने? अरे भैया वो कह रहे चेंज ऑफ लॉ हो गया, भाई मोहन भाई कह रहे चेंज ऑफ लॉ हो गया, मैं कैसे दे दूं? जब गवर्नमेंट ने एकदम से चेंज कर दिया कि अब आप टिम्बर नहीं काट सकते, ट्रीज नहीं काट सकते, तो इसमें मेरा क्या डिफॉल्ट है भाई? मतलब सर आप ये कह रहे हो कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये 24 तारीख तक एक वैलिड था, लेकिन 25 को ड्यू टू दी हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट अब ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ में इन्फोर्सेबल नहीं है, वैलिड नहीं है। पहले एग्रीमेंट था लॉ में इन्फोर्सेबल था 1 से 24 तक, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब ये एग्रीमेंट तो है लेकिन लॉ में इन्फोर्सेबल नहीं हो पा रहा ड्यू टू चेंज इन लॉ, तो इसको मैं वैलिड बोलूंगा। अरे वैलिड कैसे रहे, वैलिड कैसे होगा? यहां पे इन्फोर्सेबिलिटी तो है नहीं। तो बेटा 25 तारीख के बाद जब ये चेंज ऑफ लॉ हुआ, उसके बाद से ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको नाम दिया बेटा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या नाम दिया बेटा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। और आप बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करो, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट मतलब एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ था, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीज्ड टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, विच सीज टू बी, सीज मतलब होता है बेटा टू स्टॉप, सीज मतलब रुक जाना, बंद हो जाना, स्टॉप हो जाना। और कहां सीज हो गया, कहां स्टॉप हो गया? लॉ में इन्फोर्स होना बंद हो गया। और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ में पहले इन्फोर्सेबल था बट अब कुछ इवेंट हैपनिंग की वजह से लॉ में फ्यूचर में इन्फोर्सेबल नहीं है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को नाम दिया जाता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोला जाता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे इस सिचुएशन में आप क्लियरली देखो बेटा, 24 तारीख तक जब तक ये चेंज ऑफ लॉ नहीं हुआ था तब तक ये बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, वहां से टिम्बर जा रही थी, यहां से पैसे आ रहे थे। बट 25 तारीख को जैसे एक इवेंट हैपन हुआ, चेंज ऑफ लॉ हुआ, और इस इवेंट की वजह से अब ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ में इन्फोर्सेबल होना रुक गया, बंद हो गया, सीज हो गया है। तो उस टाइम से 25 के बाद से इसे अपन बोलेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कौन सा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट विच सीज, वर्ड पकड़ना, स्टॉप वगैरह कुछ नहीं लिखना, सीज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? चलिए बेटा 2 पॉइंट हो गए, डन। फटाफट देखते हैं। सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो सेक्शन 10 के सारे एसेंशियल को क्या करते? फुलफिल। नंबर 2 मैंने आपको बताया बेटा कौन सा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो पहले लॉ में इन्फोर्सेबल था, मतलब एक वैलिड था, बट अब ड्यू टू सम हैपनिंग ऑफ इवेंट अब वो लॉ में इन्फोर्सेबल नहीं है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलेंगे? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब ये किसी भी इवेंट से वजह से हो सकता है, जैसे आप देखो एग्जांपल, हमने तो चेंज ऑफ लॉ वाले देखा, डेथ हो सकता है, इंसॉल्वेंसी हो सकता है, ए और बी 2 लोग हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनाया, और कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम वो लॉ में इन्फोर्सेबल है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन 2-4 दिन बाद पता लगता है बी की जो है डेथ हो जाती है। बी की क्या हुई? डेथ। अब वो पहले लॉ में इन्फोर्सेबल था, लेकिन डेथ होने के बाद क्या वो इन्फोर्सेबल है? अरे क्या इन्फोर्सेबल है? अरे कैसे इन्फोर्सेबल है? अगला बंदा मर गया, आपको कॉन्ट्रैक्ट की पड़ी है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा बेटा? वॉइड बन जाएगा। ठीक है, तो वॉइड बहुत सारे तरीके से बनता है, चेंज ऑफ लॉ हो सकता है, डेथ हो सकता है, इंसॉल्वेंसी एंड अदर रीजंस। कोई दिक्कत? चलिए, आई होप पहला दूसरा एकदम क्लियर हो, और कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी है बेटा तो आप मुझे बता सकते हैं। इसके नीचे, ये डेफिनेशन के नीचे ये एग्जांपल जरूर नोट करेंगे प्लीज, ठीक है, और हम चर्चा करते हैं। अगर नहीं नोट करा आप वीडियो को पीछे करके पॉज कर सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं बेटा अपने अगले पॉइंट पे, विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस वर्ड का मतलब समझना बड़ा जरूरी है बेटा। थर्ड पॉइंट है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड पॉइंट है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और आपको, अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो ये आपको याद आ रही होगी, ये मैंने ऑलरेडी बताया आपको। सर आपने बताया था ये, सर याद आया। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? जब पार्टीज की कंसेंट फ्री नहीं होती। कंसेंट फ्री कब होती है? कंसेंट फ्री तब होती है व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। इन 5 केसेस में कंसेंट फ्री नहीं होती। हम लॉ बोलता है आपने अंडर प्रेशर कंसेंट दिया, इन 5 केसेस में फ्रॉड हुआ है, अनड्यू हुआ है या कोअर्जन कुछ भी। और इन 5 केसेस में ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड बनेगा नहीं,
क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनने के लिए आपको एसेंशियल फुलफिल करने हैं और एक एसेंशियल था कंसेंट फ्री होनी चाहिए। तो इन पांचों केसेस में कॉन्ट्रैक्ट बनेगा हमेशा 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 वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या बनेगा बेटा? वॉइडेबल। मतलब समझो, वैलिड जब एसेंशियल फुलफिल कर दिए, वॉइडेबल सिर्फ कब बनेगा? 5 केसेस में, उसके अलावा वॉइडेबल बनेगा ही नहीं। और कुछ कभी कभी वॉइड बन सकता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? समझ रहे हो? तो यहां पे आप इसको डेफिनेशन कैसे दिया ना, मैं थोड़ा स्ट्रक्चरिंग समझा रहा हूं। ऑल्दो आपको पता है वॉइडेबल कब बनता है? जब कंसेंट फ्री नहीं होती। कंसेंट फ्री कब नहीं होती? कोर्जन वगैरह वगैरह केस में। तो उन सारे केस में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैसा बनेगा? वॉइडेबल। कैसा बनेगा? वॉइडेबल। बड़े ध्यान से एग्जांपल को समझो। छोटा भीम देखते हो? सर कैसी बात कर रहे हो सर? छोटा भीम, उसमें एक राजू होता है, एक चुटकी होती है। राजू एक ही निकल पहन घूमता है राजू। एक चुटकी होती है, कालिया भी होता है। कालिया भाई बढ़िया। कालिया के साथ साथ दो उसके ऐसे टंपर होते, क्या? डोलू बोलू, अगर आपको याद हो। मैंने देखो, मैंने तो पूरा देखा हुआ है, मुझे तो पूरी सीरीज, वेब सीरीज एकदम मस्त करके बनाई हुई है उसकी, और डेली देखता हूँ रात को सोने से पहले, मजा आता है बड़ा। छोटा भीम, राजू, चुटकी, कालिया, डोलू बोलू, और उसके अलावा बंदर भी था, एक जग्गू बंदर, राजकुमार, इन दोनों बहुत सारे कैरेक्टर है। आप कह रहे हो सर आपकी नॉलेज वाह। बस छोटा भीम को समझो बेटा। ये बता आपको कौन है बेटा? ये है कालिया, ये है कालिया। और भाई जो कालिया है ना, ये कालिया भाई बेटा, कालिया भाई जो है, एक ये देख रही, ये रिंग है। एक रिंग लेकर आते हैं, और रिंग कितने की मेरे भाई? रिंग है 5 लाख की। कालिया भाई हमारे रिंग लेकर आ रहे हैं 5 लाख रुपए की। अच्छा रिंग क्यों? सर डेट है 14 फेब, और 14 फेब का मतलब समझ लो आप, समझ लो ना। बस जिंदगी खराब है बेटा तुम्हारी, अगर तुम इस दिन को समझ गए। जिंदगी खराब है तुम्हारी, निकल जाओ बाहर इस दुनिया से। 14 फेब का दिन है, कालिया भाई रिंग लेकर आ रहा है 5 लाख की। और कालिया भाई का प्लान है, कालिया भाई का प्लान है कि कालिया भाई ये रिंग पता है किसको देंगे? पता है किसको? चुटकी को। चुटकी को रिंग देने का प्लान है। 14 फेब पूरा डेट प्लान कर रखी है भाई ने। 5 लाख की गुल्लक से, पूरा गुल्लक में जमा करके तोड़ के रिंग लेकर आया 5 लाख की। और भैया पूरा प्लान है 14 फेब को प्रपोज कर दूंगा भाई। अब बेटा जब मैं बच्चा था, मैं आज तक समझ नहीं पाया कालिया और छोटे भीम में लड़ाई क्यों हो रही है। बट जैसे जैसे मैं मैच्योर हुआ, बड़ा हुआ, मुझे समझ आया भाई लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। पूरा सीन ही चुटकी के राउंड था। वो आपस में लड़ मर रहे इस चक्कर में, वो तो बाकी बहाने थे। भीम लड्डू खा के पेड़ रहा है भाई कालिया को मुक्के मुक्के, और मुझे समझ नहीं आ रहा भाई क्यों मार रहा है। अब समझ आया मुझे भाई किसने मारा चुटकी के चक्कर में। अब समझो बेटा, यहाँ पे कालिया भाई रिंग परचेस करते हैं 5 लाख की। 14 फेब को ये सोच के कि चुटकी को देंगे और मस्त करके भाई साहब बिल्कुल हम दो हमारे दो वाला प्लान कर देंगे। अब प्रॉब्लम ये हो गई बेटा, जब कालिया भाई चुटकी से मिलने जा रहे थे, रास्ते में जा रहे थे, तो वहां पे इसके जो 2 बेस्ट फ्रेंड है ढोलू बोलू ने भीम को जाके बता दिया। कह रहा भीम भाई तेरा पत्ता तो बढ़ गया। कह रहा कालिया निकल गया चुटकी को प्रपोज करने, और भाई साहब रिंग लेके निकला 5 लाख की। जैसे ही भीम ने सुना 5 लाख की रिंग, कह रहा चुटकी तो मना करेंगे नहीं, और मेरा पत्ता कट गया भाई साहब। भाई जैसे ही भीम को पता लगा, भीम ने भाई यहां पे रास्ते में आ गया। बेटा ये कौन है? ये भीम, छोटा भीम। खैर नाम से ही छोटा है तो बड़ा हो गया। और भीम भाई जो है वो रास्ते में कालिया को पकड़ लेता है, और भीम बस इतनी सी बात बोलता है, कहता कालिया भाई रिंग मेरे को बेच दे। क्या बोलता है? बड़े ध्यान से समझना। कह रहा रिंग मेरे को बेच दे। कालिया कह रहा पागल है क्या, पिट के जाएगा। कह रहा 5 लाख की रिंग लाओ, चुटकी को देने जा रहा हूं, तू कहां से बीच में आ रहा है? कह रहा ना। कह रहा रिंग चुटकी को नहीं, रिंग मेरे को दे दे। और ये बोल के इसने भाई साहब गन निकाल ली। गन देख रहे हो उसकी? क्या गन निकाल दी, गन, और गन रख दी कालिया के सर पे भाई, यहां रख दी सर पे, और कह रहा भाई साहब तू मुझे रिंग बेच रहा नहीं बेच रहा। अब बेटा कोई भी समझदार आदमी कालिया जैसा, अब मुझे बताओ 14 फेब तो बेटा बहुत आएंगी, रिंग तो बेटा बहुत आएंगी,
अरे लड़कियां तो बेटा बहुत आएंगी, बट जान तो एक ही बार आएगी ना। तो कालिया भाई ने जैसे ही गन देखी, कालिया भाई कह रहा भाई पागल है क्या, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, ले जा तेले तो लाया था, चुटकी तो बहाना है, तेले लाया था मैं। भीम कह रहा ना छीनूंगा नहीं, परचेज करूंगा। क्या करूंगा? परचेज करूंगा। कह रहा मुझे फ्री में नहीं चाहिए। भीम कह रहा देख मैं तुझे ऑफर दे रहा हूं, ऑफर सुन मेरा। ऑफर कह रहा है मुझे जो ये रिंग है, ये रिंग आप सेल कर दो। कह रहा छीनी दा कंसिडरेशन 50 रुपए। कह रहा रिंग सेल कर दो कितने में? 50 रुपए में रिंग सेल कर दो। ये कह रहा फ्री में ले जा भाई, मुझे चाहिए नहीं, तू गन रख के खड़ा, चाहिए नहीं मुझे। कह रहा ना फ्री में चाहिए नहीं मुझे, 50 रुपए दूंगा। कह रहा ला भाई 50 रुपए। भाई इसने भी क्या दे दी अपनी बेटा? एक्सेप्टेंस। क्या दे दी? एक्सेप्टेंस। ऑफर था, एक्सेप्टेंस है, कंसिडरेशन है। अरे कंसिडरेशन है नहीं है, इसको रिंग मिल गई है, यहां पे इसके पास रिंग आ गई बेटा। और इस रिंग के बदले में, ये तो बम लग रहा है वैसे, रिंग के बदले में भाई ने 50 रुपए दे दिए और 5 लाख की रिंग ले ली भाई ने। बड़े ध्यान से समझो, बड़े ही ध्यान से समझो बेटा। अगर आप नोटिस करें इस पूरे इवेंट में अब मैं क्रक्स निकाल रहा हूं। स्टोरी समझ आ गई ना? 14 फेब को कालिया भाई 5 लाख की रिंग लाता है, प्रपोज करता है चुटकी को, डोलू बोलू भीम को बताते हैं, भीम आता है बीच में, निकालता है गन, कनपट्टी पे रख देता है, कहता भाई 50 रुपए में रिंग मेरे को दे दे। ऑफर दिया, उसने रिंग दे दी बदले में, और इसने 50 रुपए दे दी, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब समझो, ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, कंसिडरेशन है, कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है। सॉरी, एग्रीमेंट जो है वो लॉ में इन्फोर्सेबल है। अरे लॉ में इन्फोर्सेबल है, बिल्कुल है। अरे रिंग सेल परचेज करना क्या लॉ में अनइन्फोर्सेबल है क्या? अरे ज्वेलरी शॉप बंद करवाओगे क्या सारी? अरे सर बिल्कुल इन्फोर्सेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। बट दिक्कत यह है कि इस पूरे सिनारियो में कालिया की जो कंसेंट है, इस पूरे सिनारियो में वो फ्री नहीं है। फ्री क्यों नहीं है? तो बेटा अगर आप देखो यहां पे भीम ने कालिया को एग्रीमेंट में एंटर कराने के लिए किसका यूज करा है? कोवर्जन का। किसका यूज करा बेटा? कोवर्जन। अगर आपको याद हो पहले बताया था कोवर्जन मैंने। कोवर्जन क्या, यहां पे गन पॉइंट रखा है ना, कोवर्जन का मतलब होता है जब आप क्या यूज करो बेटा? फिजिकल फोर्स और थ्रेट। भीम भाई ने कालिया को एग्रीमेंट में एंटर करवाने के लिए फिजिकल फोर्स और थ्रेट का यूज करा, और इसके चलते कालिया की जो कंसेंट है वो फ्री नहीं है। क्योंकि यहां पे कंसेंट फ्री क्यों नहीं है? क्योंकि कंसेंट ली गई है बाय कोवर्जन, और मैंने आपको बताया था कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय लाइन थी कोवर्जन अंडी वगैरह। मतलब अगर आप कोवर्जन से फिजिकल फोर्स और थ्रेट लगा के सामने वाले को एग्रीमेंट में एंटर करवा रहे हो तो वहां पे उसकी कंसेंट फ्री नहीं है। और इस पूरे सिनारियो में ये जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, जो एग्रीमेंट बन रहा है, इसे बोला जाता है बेटा, इसे बोला जाता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वर्ड पकड़ना, ना वैलिड ना वॉइड, वॉइडेबल। याद कर लो बस इसे, ये थंब रूल है। जब भी फ्री कंसेंट ना होते हुए कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, कंसेंट नहीं थी फिर भी कॉन्ट्रैक्ट बन गया, उस केस में कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वॉइडेबल रहेगा। और ऐसे सिर्फ और सिर्फ 5 केस है: कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। उसमें से एक मैंने अभी बताया, बस कोवर्जन। आगे में पूरा चैप्टर पढ़ना है। कोवर्जन में आप कंसेंट फ्री क्यों नहीं होता? क्योंकि आप यूज करते हो फिजिकल फोर्स और थ्रेट का। अब इस पूरे सिनेरियो में जो सिचुएशन है वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है बेटा? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर इसे टेक्निकली मैं यहां से रीड करूं डेफिनेशन से, अब आपको क्लियरिटी आएगी। ठीक है, ये एग्जांपल समझ गया, इस डेफिनेशन के एग्जांपल नोट करना और अब डेफिनेशन रीड करो। डेफिनेशन कह रही है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एन एग्रीमेंट which is enforceable by law। an agreement which is enforceable by law। सर मतलब क्या बोल रहा है? क्या होता है एग्रीमेंट which is enforceable by law? कॉन्ट्रैक्ट। अरे कॉन्ट्रैक्ट होता है ना एग्रीमेंट which is enforceable by law। यस सर। कह रहा है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक ऐसा एग्रीमेंट which is enforceable by law at the option of one or more of the parties। कह रहा है ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ में एनफोर्सेबल है, लेकिन किसके ऑप्शन पे? एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी। बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीड पार्टी। पहली बात,
बेटा अग्रीड पार्टी का मतलब होता है पार्टी वो सफर लॉस, वो पार्टी जो लॉस सफर करेगी। अब अगर हम इसे यहां से कनेक्ट करें, बेटा मुझे बस सिंपल सी बात बताओ, अगर मैं कालिया की बात करूं, कालिया कौन है? अग्रीड पार्टी। कालिया कौन है? अग्रीड पार्टी। क्योंकि इस पूरे सिनारियो में लॉस तो इसका हो रहा है। अरे 5 लाख की रिंग 50 में बेच दी ना, पूरा लॉस इसका हो रहा है। अगर इस पूरे सिनारियो में मैं भीम से पूछूं, कोर्ट जो है लॉ भीम से पूछे कि भाई भीम कॉन्ट्रैक्ट सही बनाया था, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या भीम क्या बोलेगा? गन दिखाई थी। अरे भीम ने बोलेगा क्या गन दिखाई थी, कंसेंट फ्री नहीं थी, कोर्जन करा था, कर लो गन है, पागल हो गया? भीम क्या बोलेगा? सरकार अपन ने तो कुछ नहीं करा, देखो सर मैं तो मुझे पता ही नहीं क्या हुआ। भीम कह रहा है मैं आया, मैंने बोला भाई रिंग तो बड़ी अच्छी लग रही है तेरी, ला 50 रुपए में मेरे को बेचेगा क्या? और कालिया ने 50 रुपए मेरे को बेच दी। कालिया का लड्डू खाने का मन था, 50 रुपए दिए और मैंने रिंग ले ली। सर मैंने तो कुछ करा ही ना, गन दिखाई ना कुछ नहीं करा सर, कुछ नहीं करा, कोई टेंशन नहीं। ये भीम कह रहा है, ऐसा भीम कह रहा है। मतलब भीम के अकॉर्डिंग वो जो एग्रीमेंट है वो लॉ में क्या है? एनफोर्सेबल। किसके अकॉर्डिंग? एक्चुअल में छोड़ो, भीम के अकॉर्डिंग, वन पार्टी के अकॉर्डिंग, जिसने एक्चुअल में कंसेंट लेने के लिए कुछ करा होगा, उसके अकॉर्डिंगली कॉन्ट्रैक्ट क्या है? बिल्कुल सही है, एग्रीमेंट लॉ में एनफोर्सेबल है। बट अगर मैं अग्रीड पार्टी की बात करूं, कालिया की, और उससे पूछूं भैया क्या हुआ, कहेगा सर मैं तो भैया अपना घर गृहस्थी बचाने जा रहा था, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था, ये भीम आया, गन निकाली, सर पे रख दी। अब ऐसे प्रेशर में, ऐसे गन के प्रेशर में, ये 50 में का 10 में बोलता, मैं 10 में दे देता। मेरे को बेचनी नहीं थी रिंग, लेकिन मेरी विदाउट कंसेंट इसने फिजिकल फोर्स और थ्रेट देके मेरे से रिंग निकलवा ली। ऐसा कौन बोलेगा? ऐसा अग्रीड पार्टी बोलेगा जिसको लॉस हुआ एक्चुअल में। अच्छा, मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट में ये एग्रीमेंट लॉ में एनफोर्सेबल है, ऐसा कौन बोल रहा है? भीम। एग्रीमेंट लॉ में एनफोर्सेबल नहीं है, ऐसा कौन बोल रहा है? कालिया, क्योंकि वो अग्रीड पार्टी है। इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीड पार्टी। भाई जिसका लॉस हो रहा है, जो लॉस सफर कर रहा है, वो थोड़ी एनफोर्सेबल करवाएगा, वो थोड़ी बोलेगा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, वो कहेगा मेरी कंसेंट फ्री नहीं है भाई। मतलब सर आप ये कह रहे हो कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या वॉइड, ये डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ अग्रीव्ड पार्टी पे। मतलब अगर वो चाहे वैलिड बोल दे तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। ये तो देखो, ये जो जिसने करा है वो तो बोलेगा वैलिड है, हमेशा ही बोलेगा। हम ऑप्शन किसका चेक करें? हम ऑप्शन चेक करें अग्रीव पार्टी का। वॉइडेबल के केस में अग्रीव पार्टी अगर बोलते कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है तो भैया रिंग इसकी 50 रुपए इसके। अगर वॉइडेबल के केस में अग्रीव पार्टी ने बोला भैया कंसेंट फ्री नहीं थी, इसको वॉइड करो, मेरी रिंग वापस करो, मैं 50 वापस करूंगा आपके, भूल जाओ सब कुछ जो हुआ, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो हमारा, तो वो कर लो। मतलब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो अग्रीव पार्टी के ऑप्शन पे, वो वैलिड भी बोल सकता है, वॉइड भी कर सकता है, ठीक है। बट हाँ, फिर से बात आती है सारी प्रूफ करने की, बर्डन ऑफ प्रूफ आता है, बहुत सारी चीजें होती है इसमें, तो वो हमें फर्दर क्लासेस में स्टडी करनी है, चैप्टर है पूरा इसके ऊपर। और अभी बता दो क्वेश्चन 100% आएगा 6-8 नंबर का इसमें से। अब कौन सा आएगा कोवर्जन अनड्यू, कौन सा आएगा वो नहीं पता, बट 110% आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो इस चर्चा को हमें बहुत अच्छे से करना है। बट अभी आप वॉइडेबल का मतलब समझो। वॉइडेबल का मतलब एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव पार्टी। अग्रीव पार्टी के ऑप्शन पे वो वैलिड वॉइड कुछ भी हो सकता है, और इसके हिसाब से तो भैया वैलिड ही होगा हमेशा, कोई तो कोई टेंशन नहीं है। ये होता है बेटा 3 पॉइंट डन ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी एनफोर्सेबिलिटी। नंबर 1 वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो सेक्शन 10 सारा एसेंशियल एलिमेंट फुलफिल करता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 2 बताया मैंने आपको बेटा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी एनफोर्सेबल। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी एनफोर्सेबल मतलब पहले लॉ में एनफोर्सेबल था, अब ड्यू टू हैपनिंग ऑफ सम इवेंट लॉ में एनफोर्सेबल नहीं है, तो उस केस में पर्टिकुलरली क्या बोला? एन एग्रीमेंट विच सीज टू बी एनफोर्सेबल। और लास्ट पॉइंट नंबर 3 वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। बेटा एक ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ में एनफोर्सेबल है एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव पार्टी। मतलब और वॉइडेबल कब बनेगा? वॉइडेबल सिर्फ तब बनेगा जब कंसेंट फ्री नहीं होगी, और कंसेंट फ्री कब नहीं होती? 5 केसेस में, जिसमें से एक एग्जांपल दिया कोर्जन का, ठीक है। तो आई होप आपको ये 3 एकदम क्लियर हो गए हो, एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो गए हो। इन तीनों को जल्दी से नोट करेंगे, डेफिनेशन के साथ साथ आप इसका एग्जाम्पल बना लेना एज इट इज, ठीक है। और इसको अपन मिटाते हैं और अपने नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं बेटा।
आई होप आपने नोट कर लिया हो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं, थोड़ा सा पीछे, ठीक है? बड़े ध्यान से समझो। अगर मैं आपसे बात करूं अगले पॉइंट नंबर 4 की ना, तो इस पॉइंट नंबर 4 पे जाने से पहले, पॉइंट नंबर 4 पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी एक और क्लियरिटी देता हूं। पहली बात तो पॉइंट नंबर 4 है वॉइड एग्रीमेंट। पॉइंट नंबर 4 है वॉइड एग्रीमेंट। अभी हमने क्या पढ़ा यहां पे? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, मतलब दो डिफरेंट चीजें हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट अलग सेपरेट कॉन्सेप्ट है, वॉइड एग्रीमेंट अलग सेपरेट कॉन्सेप्ट है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अब वॉइड एग्रीमेंट क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। देखो बेटा, मैंने आपको बताया था, इसका थोड़ा एनालिसिस निकाल रहा हूं, ठीक है? एनालिसिस या आप ड्रॉ कर लेना पहले। वॉइड पहले समझ लो, अभी कुछ नोट मत करना, पहले लिखो, आराम से समझो इसे। मैंने आपको बताया था 3 एलिमेंट है, ऑफर, एक्सेप्टेंस प्लस कंसीडरेशन। ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसीडरेशन। जहां पे ये तीनों एलिमेंट मिल गए वहां पे हमारा क्या फॉर्म हो गया बेटा? एग्रीमेंट। जहां पे ये 3 एलिमेंट मिल गए वहां पे हमारा क्या फॉर्म हो गया? एग्रीमेंट। अरे बताया था क्या? अरे यस सर, पहले से बता रखा है। अच्छा, अब एग्रीमेंट में आगे 2 पॉसिबिलिटी है। एग्रीमेंट में आगे कितनी पॉसिबिलिटी है बेटा? एग्रीमेंट में आगे 2 पॉसिबिलिटी है, 1, 2। एग्रीमेंट की पहली पॉसिबिलिटी यह है कि जो एग्रीमेंट है वो क्या होगा? एनफोर्सिबल बाय लॉ। क्या होगा? एनफोर्सिबल बाय लॉ। या तो एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ होगा, मतलब लॉ में एनफोर्सिबल है, या दूसरी पॉसिबिलिटी नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ। एक तो पॉसिबिलिटी हुई लॉ में एनफोर्सेबल है, एक पॉसिबिलिटी हुई लॉ में एनफोर्सेबल नहीं है। अरे हाँ या ना? यस सर। ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसीडरेशन तीनों मिले एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के साथ 2 चीजें, या तो लॉ में एनफोर्सेबल है या लॉ में एनफोर्सेबल नहीं है। अच्छा सर, बड़ी आराम से समझो बेटा, अगर एग्रीमेंट लॉ में एनफोर्सेबल है, मतलब एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, तो वो क्या बनता था? सर कैसी बात करो, पता है अपने को सर, सेक्शन 2 क्लॉज एच ने बोला था, सेक्शन 2 क्लॉज एच नहीं, एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। सर वो बनता है कॉन्ट्रैक्ट, वो बनता है कॉन्ट्रैक्ट, ये तो हमने पढ़ा है। और कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप का होगा वो भी हमने पढ़ लिया। सर इस कॉन्ट्रैक्ट में भी फर्दर 3 डिवीजन है, 1, 2, 3। अगर एग्रीमेंट बना वो लॉ में एनफोर्सेबल है तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब कॉन्ट्रैक्ट के साथ 3 पॉसिबिलिटी है मैक्सिमम। या तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनेगा? वैलिड, मतलब अगर वो सेक्शन 10 के सारे एसेंशियल फुलफिल कर दे तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा? वैलिड। सेकंड पॉसिबिलिटी जो है, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वॉइड। सेकंड पॉसिबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है? वॉइड, मतलब पहले जब बना था तब तो वैलिड था, बट चेंज इन लॉ हो गया या डेथ हो गया, कुछ भी हो गया, और बाद में अब वो लॉ में एनफोर्सेबल नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा बन जाएगा? वॉइड। या फिर कॉन्ट्रैक्ट तो बन रहा था लेकिन पता चलता है कि उसकी जो कंसेंट है वो फ्री नहीं थी, मतलब लॉ में एनफोर्सेबल था एग्रीमेंट एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अग्री पार्टी। तो उस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा सर वो कैसा बनेगा? वॉइडेबल। कैसा बनेगा? वॉइडेबल। अरे इतनी बातें मैंने आपको बताई है क्या? अरे सच्ची सच्ची बताओ, बताइए क्या? सर बिल्कुल बताइए। ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसीडरेशन, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के साथ 2 पॉसिबिलिटी, या तो लॉ में एनफोर्सेबल है या लॉ में एनफोर्सेबल नहीं है। अगर लॉ में एनफोर्सेबल है तो सेक्शन 2 क्लॉज एच में बोला था कॉन्ट्रैक्ट है, उसके साथ 3 चीजें, अगर सारे एसेंशियल फुलफिल करे वैलिड। अच्छा, सेकंड, पहले लॉ में एनफोर्सेबल था, अब एनफोर्सेबल होने से सीज हो गया, अब नहीं हो पा रहा, वॉइड। या फ्री कंसेंट नहीं है तो क्या हो गया? वॉइडेबल। ये कॉन्ट्रैक्ट के बाइफर्केशन लॉ है। बट अगर आपको याद हो ना, मैंने उस टाइम पे ये नहीं बताया था कि अगर तीनों से एग्रीमेंट बना और इस बार एग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, कभी बताया था? नहीं सर, आप हमेशा यहां छोड़ देते थे, आप इस वाली पिक्चर पे आते थे, इस वाली पे कि एनफोर्सेबल है। आज मैं ऑपोजिट पिक्चर पे आ रहा हूं। ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसीडरेशन तीनों मिला के एग्रीमेंट बना। अज्यूम कर रहा हूं एग्रीमेंट जो है वो लॉ में एनफोर्सेबल नहीं है। सर कैसे? आप याद करो बेटा,
आप याद करो कौन सा? सोशल एग्रीमेंट, खाने पे बुलाया, डिनर पे इनवाइट करा, शादी में इनवाइट करा, ये सारे क्या था? सोशल एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट तो थे बट दीज आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ऐसा कोई भी एग्रीमेंट, समझो समझो समझो, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट विच इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, विच इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ऐसे एग्रीमेंट जो लॉ में इन्फोर्सेबल नहीं है उसे बोलते हैं वॉइड एग्रीमेंट। उसे क्या बोलते हैं बेटा? वॉइड एग्रीमेंट। मैं फिर से बोल रहा हूं, यहां पे कॉन्ट्रैक्ट है, ये वाला जो था ये कॉन्ट्रैक्ट था, क्योंकि जब ये बना था तब ये लॉ में इन्फोर्सेबल था, बाद में सीज टू इन्फोर्सेबल हुआ है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन वॉइड एग्रीमेंट का मतलब है जिस टाइम ये बन रहा है उसी दिन से लॉ में इन्फोर्सेबल नहीं है। मैंने शादी पे इनवाइट करा, डिनर पे इनवाइट करा, ये सारे सोशल एग्रीमेंट थे। सोशल एग्रीमेंट जो है वो कैसे होते हैं बेटा? वॉइड एग्रीमेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि ऐसे एग्रीमेंट है जो लॉ की नजर में इनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, एप्लीकेबिलिटी नहीं है। तो ऐसे एग्रीमेंट विच इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ आर नोन एज वॉइड एग्रीमेंट। रीड कर लो बेटा। पॉइंट नंबर 4, वॉइड एग्रीमेंट। एन एग्रीमेंट, अगर आप देखो ना वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में यहां क्या लिखा था? अ कॉन्ट्रैक्ट, यहां लिखा है एन एग्रीमेंट विच इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। 2 केस बता दिए। अगर एग्रीमेंट लॉ में इन्फोर्सेबल है तो कॉन्ट्रैक्ट, अगर एग्रीमेंट लॉ में इन्फोर्सेबल नहीं है तो वॉइड एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट के साथ फर्दर 3 पॉसिबिलिटी है। सेक्शन 10 के एसेंशियल फुलफिल कर रहा है, वैलिड। पहले इन्फोर्सेबल था, अब इन्फोर्सेबल नहीं हो पा रहा ड्यू टू इवेंट, वॉइड। और कंसेंट फ्री नहीं है, बाद में पता लग रहा है तो वॉइडेबल। An agreement which is not enforceable by law is known as void agreement. Void agreement। और ये ना बेटा चैप्टर है आपकी बुक का कि कब कब void agreement बनेगा, कब कब, मतलब एक्सक्लूसिवली बताया हुआ लिख के एक्सप्रेसली कि भैया यहां तो void ही बनेगा हमेशा। और एग्जांपल क्या है? एग्जांपल एग्रीमेंट टू इनवाइट अ फ्रेंड ऑन डिनर, इसके अलावा मैरिज, इसके अलावा कोई भी अदर सोशल नेचर एग्रीमेंट हो गया, वो सारे क्या होते हैं? void agreement। इसके अलावा मैं बताऊं, रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, शादी के लिए दबाव बना रहे हो, वॉइड एग्रीमेंट। रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड करने के लिए, बिजनेस ऑक्यूपेशन करने के लिए दबाव बना रहे हो, वॉइड। इसके अलावा वेजरिंग एग्रीमेंट, सर क्या होता है? अभी पढ़ना है, हमें चैप्टर पढ़ना है, सारे वॉइड होते हैं। अनसर्टेन एग्रीमेंट्स, ऐसे एग्रीमेंट जिसमें परफॉर्मेंस पॉसिबल टू परफॉर्म नहीं है, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है, वॉइड। अरे भाई बहुत सारा कुछ देखना है, आराम से समझेंगे, कोई टेंशन नहीं है, आप बस आराम से इसको इतना समझिए। अगर आपको ये बातें मेरी समझ आ रही है बट आपको लॉ में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आप टेक्निकलिटी पे फोकस करो। लॉ इज ऑल अबाउट टेक्निकलिटी। छोटे छोटे वर्ड्स है, इंटरप्रिटेशन बहुत अलग कर देते हैं। क्लियर? तो मैंने ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी आपको 4 पॉइंट बता दिए, वैलिड, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इसके अलावा वॉइड एग्रीमेंट। अगर ऑफर एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन है तो एग्रीमेंट है, लॉ में इन्फोर्सेबल है एग्रीमेंट तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, लॉ में इन्फोर्सेबल नहीं है तो वॉइड एग्रीमेंट बन गया। फिर कॉन्ट्रैक्ट के साथ 3 पॉसिबिलिटी है, या तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, या कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, या कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। ठीक है? तो एज दी केस में भी पूरा इंटरप्रिटेशन मैंने आपको निकाल के दिखाया। ठीक है? अब इसके अलावा हमारे 2 पॉइंट बचे, इलीगल एग्रीमेंट और अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, उन पे भी चर्चा करते हैं। आप जल्दी से इसकी नोटिंग करेंगे बेटा, जल्दी से नोटिंग करें कि फटाफट जल्दी से।